नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो नुक्ताचीनी। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को वसंत पंचमी और वैलेंटाइंस डे की ढेरों शुभकामनाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक स्टडी कहती है कि अगर हम अपने वाहन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लें तो सड़क हादसे की आशंका 30% घट जाएगी। यानी अगर सभी लोग अपने वाहन की गति 5% कम करके चले तो देश और दुनिया में 30% कम हादसे होंगे। लेकिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में इसका उल्टा हो रहा है। दिल्ली में एक सर्वे में बात सामने आई है कि जब लोग सड़क पर गाड़ी दौड़ाते हैं तो उनका स्पीडोमीटर पर ध्यान ही नहीं रहता है। इसी सर्वे में एक बेहद डराने वाली बात भी सामने आई है। दिल्ली में 80% से ज्यादा नशे की हालत में लोग गाड़ी चलाते हैं और इसी मुद्दे पर आज हम करने वाले हैं नुक्ताचीनी। अगर ऐसा है और इस सर्वे के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर 80% से ज्यादा लोग नशे में गाड़ी चला रहे हैं तो सभी को बेहद सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ड्राइवर न सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि सड़कों पर चलने वाले अन्य लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में वाहनों की गति सीमा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा कहीं नहीं है। स्कूलों, बाजारों या आवासीय क्षेत्रों के आसपास आप 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से वाहन नहीं चला सकते हैं। लेकिन दिल्ली में आपको अक्सर अपने आसपास से फर्राटा भरती हुई गाड़ियां नजर आ जाएंगी। बीच शहर इनकी रफ्तार तय लिमिट से कई गुना ज्यादा होती है। आप सड़क पर बिल्कुल ठीक से चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी आपको टक्कर मार दे। दिल्ली के राहगीरों और सलीके से गाड़ी चलाने वालों हो जाइए सतर्क, क्योंकि एक सर्वे में बहुत ही डरावनी बातें निकलकर सामने आई है। रोड सेफ्टी पर खासतौर से ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ काम करने वाली NGO कैड ने दिल्ली में अलग अलग कैटेगरी के करीब 30,000 लोगों से बात करके एक सर्वे किया है, जिसमें कई गंभीर बातें निकलकर सामने आई है। सर्वे में दावा किया गया है कि दिल्ली में गाड़ी चलाने वाले 81.2% लोगों ने माना है कि उन्होंने किसी न किसी तरह के नशे की हालत में गाड़ी चलाई। सर्वे में 74% ड्राइवर्स ने कहा है कि वो ड्राइव करते वक्त स्पीडोमीटर पर ध्यान ही नहीं देते हैं। 80% से अधिक ड्राइवर्स ने कहा कि उनके पास जो लाइसेंस है वो उन्होंने बिना वैलिड ड्राइविंग टेस्ट दिए ही हासिल किया है। यानी कैड का ये सर्वे बेहद डराने वाला है। इससे पता चल रहा है कि दिल्ली में अक्सर जो हादसे होते हैं उसकी वजह ड्रंकन ड्राइविंग है। ऐसे में दिल्ली की सड़कों पर चलते समय आपको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, खास तौर पर राहगीरों, साइकिल और 2 पहिया वाहन चलाने वालों को, नहीं तो आप कभी भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। NGO कैड का सर्वे ड्रंकन ड्राइवर्स के अलावा सिस्टम पर भी तमाम सवाल उठा रहा है। आखिर ज्यादातर लोग बिना वैलिड ड्राइविंग टेस्ट के लाइसेंस कैसे हासिल कर लेते हैं? सर्वे के मुताबिक अगर 80% से ज्यादा लोग नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हैं तो हर किसी जिम्मेदार शख्स को, समाज को, परिवार को सोचने पर मजबूर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। इस मुद्दे पर नुक्ताचीनी शुरू करें उसके पहले हमारे कुछ सवाल हैं। अगर दिल्ली में 80% लोगों के नशे में गाड़ी चलाने का दावा सही है तो पुलिस और पूरा सिस्टम क्या कर रहा है? शहर, स्कूल, बाजार, आवासीय इलाकों में तय लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने वालों पर क्या कार्रवाई हो सकती है? कैड का सर्वे दावा कर रहा है कि 70% से ज्यादा लोग बिना टेस्ट के लाइसेंस हासिल कर लेते हैं। ऐसा कैसे संभव है? क्या ड्रंकन ड्राइविंग के लिए परिवार और समाज भी जिम्मेदार नहीं है? और इस मुद्दे पर नुक्ताचीनी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व ACP राजेंद्र सिंह और रोड सेफ्टी एक्सपर्ट मधुसूदन शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मधुसूदन जी, आपसे शुरुआत करेंगे। दिल्ली में ये कार ओ बार क्यों इतना बढ़ता जा रहा है? नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को, और राजेंद्र सिंह जी को भी बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, जैसा कि आपने पूछा, हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ते हैं कि दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी है वही अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
जो इस ड्रिंक एंड ड्राइव को प्रमोट करता है। शायद अगर जो एक्साइज पॉलिसी है, ड्रिंक एंड ड्राइव पॉलिसी, अगर वही लिबरल होंगी तो मुझे लगता है कि ऐसे नतीजे हमें देखने को ही मिलेंगे। जी राजेंद्र जी, आपने ये कैट की रिपोर्ट देखी, क्या कहेंगे आप इस पर? हाँ मुक्ता जी, सबसे पहले तो आपको वसंत पंचमी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और मधुसूदन जी को भी, रात के जितने भी अभी दर्शक हैं उन सभी को। जो रिपोर्ट है उसके जो फैक्ट्स हैं जो बताए गए हैं, जो एक लिमिटेड स्टेक होल्डर से उन्होंने जो स्टडी की है, उसके बहुत ही डरावने कंक्लूजन्स हैं कि 82% के करीब जो आदमी कभी ना कभी शराब पी के वो जो है ड्राइविंग करते हैं। वो एक डेंजरस ट्रेंड है, इस पे रोक लगानी बहुत ज़रूरी है पुलिस के द्वारा भी, और मेरे ख्याल में सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एक शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको कि हमें सभी को शेयर करना पड़ेगा, और जिससे कि एक जान बचाई जा सके। तो डेफिनेटली एक जो भी स्टडी की है, हालांकि इसका लिमिटेड स्कोप है, अभी तक ये नहीं पता कि टाइमिंग्स क्या थे इसके, क्या विंटर का टाइम था, क्या मैरिज का टाइम था। तो हो सकता है कि स्टडी में, क्योंकि जिस टाइम जो हमारा एक पीरियड रहा है इसका स्टडी का, वो हो सकता है ऐसा हो जैसे मैरिज फंक्शंस वगैरह होते हैं या रात के टाइम पे हैं, तो उनका एक इंक्रीज ट्रेंड हमेशा दिखाई देगा। लेकिन फिर भी जो ट्रेंड है वो बहुत ही डरावना है। और साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी समय पे, वो दिन और रात की बात नहीं है, फंक्शन की बात नहीं है, उनका ये कहना है 80% लोग ये कहते हैं कि वो शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं और उन्हें कहीं रोका टोका नहीं जाता और वो आराम से ड्राइव करके अपने घर तक पहुंचते हैं। नहीं, इसमें एक बात जरूर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर वो दिन में भी, अगर ऐसा है कि दिन में भी शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, तो ये बहुत ही, इससे भी ज़्यादा भयंकर डरावना वो स्टेप हो जाता है। अभी जो पुलिस का जो हमारा है, हम ज़्यादातर दिन के अंदर जो बिजी हावर्स है उसमें प्रोसिक्यूशंस पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं लोगों को जो भी वायलेशंस करते हैं, और रेगुलेशन हमारा यूजुअली कम रहता है, जिससे ट्रैफिक हजार्ड्स वगैरह होते हैं, पब्लिक को भी बड़ा उसमें रुकना पड़ता है। और तो मैं चाहूँगा कि दोनों का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो। प्रोसिक्यूशन भी अपनी जगह ज़रूरी है और रेगुलेशन भी बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि हमारा रेगुलेशन का फोकस जो है वो नाइट टाइम के अंदर और ज़्यादा हो, क्योंकि दिन में प्रोसिक्यूशंस पे बहुत ज़्यादा जोर देंगे तो हमारा हर जगह रुक जाएगा ट्रैफिक, तो लीन ट्रैफिक रहता है नाइट के टाइम पे, और वायलेशंस सबसे ज़्यादा डेंजरस होती हैं उस टाइम, और सबसे ज़्यादा जो है डेथ रेट भी जो है उस टाइम ज़्यादा रहता है, इंजरी से ज़्यादा डेथ, उसमें फैटलिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमारा जो रेगुलेशन है वो रात के टाइम पे जो है वो प्रोसिक्यूशन और रेगुलेशन ज़्यादा फोकस हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी वक्त मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अब जैसे ड्राइवर्स हैं की स्टडी बड़ी विमेन ड्राइवर्स पर बहुत कम रही है, तो मैं चाहूँगा कि उसका जो है विमेन ड्राइवर्स जो हैं वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा जैसे परसेंटेज में आते जाएंगे, तो ये ड्रंकन ड्राइविंग का जो चांसेस है वो और भी कम होते रहेंगे। तीसरी एक बात और है जो इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो पनिशमेंट है हमने बढ़ा दिया है, 10,000 रुपये फाइन है, 6 महीने तक की सज़ा है फर्स्ट ऑफेंस में। लेकिन अगर हम इसको, हमारा प्रोसिक्यूशन जो है दूसरा अबेटमेंट के लिए बहुत कम है। जैसे जो साथ में आदमी बैठा हुआ है गाड़ी के अंदर, कार के अंदर, और वो अपने किसी दूसरे ड्राइवर्स को जो ड्रंकन है, जो ड्रिंक किए हुए है, उसको अलाउ करता है, तो हम केवल गाड़ी को सीज करते हैं या उसको ड्राइवर्स को ही पेनलाइज करते हैं। बेटर है कि अबेटमेंट के लिए उस दूसरे आदमी को भी जो साथ में बैठा हुआ और उसको अलाउ कर रहा है और उसको गाड़ी को नहीं रुकने में हेल्प कर रहा है, तो वो भी, उसको भी अबेटमेंट में अगर लिया जाएगा, फोकस उसके ऊपर ज़्यादा होगा, तो एक अवेयरनेस होगी सभी के लिए। जो भी गाड़ी में बैठेंगे वो सबको ये पता रहेगा कि हमने अगर इसको गाड़ी में अलाउ किया तो प्रोसिक्यूशन हमारा बढ़ सकता है या हमारे ऊपर भी पनिशमेंट दिया जा सकता है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट होगा। मधुसूदन जी, जैसा कि राजेंद्र जी ने बताया, आपने सुना, दिल्ली सरकार के बैन के बावजूद, ये बैन है कि पब्लिक प्लेस पर आप नशा नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी लोग, जैसे मैंने पहले भी बोला, कारोबार पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ चूक हो रही है? लोग अब पब्लिक प्लेस पे नहीं, अपनी गाड़ियों में बैठकर नशा करते हैं और उसके बाद आराम से ड्राइव करते हैं, और उनका ये भी कहना है कि स्पीडोमीटर पर उनका कोई ध्यान नहीं रहता ऐसे समय पर। नहीं, आपको ध्यान होगा, एक सुप्रीम कोर्ट कमेटी के गाइडेंस पे दिल्ली में एक ट्रैफिक पुलिस की कमेटी बनी थी, वो बीपीआरडी के डायरेक्शन पे, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
और उन्होंने कुछ नॉर्म्स डिसाइड किए थे। उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक्चुअली मैं दिल्ली के ट्रैफिक की बात बताऊं, दिल्ली में लगभग 1500 ट्रैफिक जंक्शंस हैं और 1500 ट्रैफिक जंक्शंस में लगभग 5000 ट्रैफिक पुलिस अभी काम कर रहे हैं। अगर सैंक्शन पोजीशन नंबर ऑफ पोस्ट देखें तो अराउंड 6000 सैंक्शन पोस्ट है, जिनके अगेंस्ट में 5000 ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है। तो उस नफरी जो पीपीआरडी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ दिल्ली में लगभग 12000 ट्रैफिक कॉप्स होने चाहिए। तो उसके हिसाब से आधे तो वैसे ही खाली पड़े हुए और यानी ट्रैफिक पुलिस की बहुत ज्यादा कमी है दिल्ली में, और उसी का नतीजा है कि चालान्स हो नहीं पाते। अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूं, 2018 में टोटल नंबर ऑफ चालान्स अगर देखें तो लगभग 6.7 मिलियन चालान्स 2018 में होते हैं और 2022 में कितने हुए 1.5 मिलियन चालान्स टोटल हुए हैं। उसमें नंबर ऑफ चालान्स एवरी ईयर घटते जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पुलिस फोर्स ही नहीं है एनफोर्स करने के लिए। जैसा कि राजेंद्र सिंह जी ने कहा, दिल्ली पुलिस का ज्यादातर समय तो ट्रैफिक मैनेज करने में ही चला जाता है, ट्रैफिक रेगुलेशन में, और ट्रैफिक एनफोर्समेंट जो चालान्स वगैरह की प्रक्रिया होती है वो लगभग 12 से 4 के बीच में होती है दिन में। और पीक आवर्स कितने 9 से 10 घंटे तो पीक आवर्स होते हैं। तो ट्रैफिक के लिए बड़ा हिमालयन टास्क है कि ट्रैफिक को प्रॉपर्ली वो मैनेज करे। तो ट्रैफिक रूल्स नॉर्म्स तो एनफोर्स हो ही नहीं पाते मैम। नहीं, लेकिन राजेंद्र जी, जैसा आपने बोला, अगर हम ये रिपोर्ट देखें तो 80% से ज़्यादा लोग नशे में गाड़ी चलाने का अगर कह रहे हैं, अगर ये दावा सही है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पुलिस और सिस्टम का भी फेलियर है ये? नहीं, जैसे मधुसूदन जी कहा कि ये तो हमारी एक प्रॉब्लम्स है सभी स्टेट्स के अंदर की एनफोर्समेंट एजेंसी की जो स्ट्रेंथ है वो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स और नंबर ऑफ जितने भी वायलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली ठीक नहीं है, और वो बढ़ाई जा सकती है। पर वो तो एक अदर इश्यूज है, एक बड़ा स्ट्रक्चरल इशू है, उसके ऊपर तो बाद में रेगुलरली ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर 100 में से आपके 82 आदमी अगर शराब पी रहे हैं तो ये इश्यू जो है उसको पेनल्टी करने का नहीं है, एनफोर्समेंट का इश्यू नहीं है। ये प्रॉब्लम कुछ जो है हमारी एक सोच में ही प्रॉब्लम्स है कि अगर हम, एक तो ये डर जरूर है, अगर शराब पी के हम शराब गाड़ी चलाएंगे तो डेफिनेटली हमारा पनिशमेंट होगा, हमारी सीज होनी चाहिए, और उसका इग्निशन भी ऑटोमेटिकली अगर सीज हो जाए, किसी 2 रेड लाइट अगर जंप कर दिया आपने और आपकी बड़ी डेंजरस ड्राइविंग है दिखाई देता है, तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि भाई उसमें रियल टाइम सर्वेलेंस जरूरी है। अब हम सीसीटीवी लगा रखे हैं, सारा ऑटोमेशन है, तो उसमें, लेकिन उसके रिजल्ट्स जो है हमें बाद में मिलते हैं कि भाई किस गाड़ी ने क्या वायलेशंस किया। तो रियल टाइम जो है वायलेशंस अगर हम देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा एक आगे बैठे हुए कॉप को कि 2 रेड लाइट से जंप करता हुआ कोई आदमी आ रहा है या गाड़ी जिग-जैग आ रही है, तो इसका मतलब उसने शराब पी हुई है या वो दूसरों के लिए डेंजरस हो सकता है। तो रियल टाइम पे उसको तीसरी रेड लाइट पे या तीसरे जो है इंटरसेक्शन पे उसको रोका जा सकता है। तो वो एक बड़ा ही फायदे का इश्यू हो सकता है जो हम आगे अभी डेवलप, जितना भी ऑटोमेशन हो जाएगा तो उसमें वो भी आ जाएगा। दूसरा, ऐसे ड्राइवर्स कई बार सर प्रॉब्लम है कि कई बार ये प्रॉब्लम्स एड्रेस ही नहीं हो पाती। जैसे मैं आपको खुद का अनुभव बता रही हूँ कि कई बार ऐसा हुआ है कि आप ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, सामने से एक आदमी आ रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत अजीब तरह से वो ड्राइव कर रहा है, आपके एकदम आपके पास ले आके गाड़ी खड़ी करता है और अजीब तरह से आपको लुक्स देता है सब, लेकिन आप करें तो क्या करें? आप हर आदमी को कटघरे में भी तो नहीं खड़ा कर सकते। नहीं, वो बात ठीक है। एक इंडिविजुअल पुलिस ऑफिसर्स की बजाय अगर हम अपने ऑटोमेशन या अपना डिजिटल सिस्टम पे ज़्यादा रिलाई करेंगे तो डेफिनेटली हमें एक पूरा एरिया, एक आदमी बैठ के उसमें पूरे एरिया को ज़्यादा फोकस कर पाएगा, ज़्यादा सर्वेलेंस कर पाएगा, और वो उसका प्रोसिक्यूशन भी एक फोकस प्रोसिक्यूशन होगा कि हमें कहाँ करना है। छोटे मोटे वायलेशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, मेन वायलेशंस पे जो डेंजरस हो सकता है दूसरों के लिए वो ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, मैं कह रहा हूँ, तो 82% की बात है ना, तो ये हमारा एक कल्चर है। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो यही इंडियंस बहुत ही ढंग से ना तो शराब पीते हैं और बहुत ही ढंग से गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि वहाँ सभी आम आदमी सभी के सभी जो है वो उसी ढंग से चलाते हैं, तो ये भी उसको फॉलो करते हैं। तो वी आर बेसिकली फॉलोवर्स। अगर हमें दूसरा भी अगर रेड लाइट जंप करता हुआ दिखाई देता है तो दूसरा साथ खड़ा वो भी सोचता है चल तुम भी चलो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वी जस्ट फॉलो अदर्स जो वायलेटर्स हैं। तो हमें इसको स्कूल के लेवल्स पे जो है, हालांकि ये बड़ा लंबे टाइम से चली आ रही है चीजें, स्कूल के लेवल से ही हमें इनकलकेट करना पड़ेगा। जो हमारे बडिंग ड्राइवर्स हैं, जो स्टार्टिंग में रहेंगे, 18 साल से ऊपर जो आएंगे, जिनको लाइसेंस दिया जाएगा, उनको पहले से ही हो कि ये वायलेशन, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम्स है, इससे लाइफ का लॉस होता है,
तो वो एक चीज़ हमें इनकलकेट करेंगे अगर ये फीलिंग्स, ये जो है एक ड्यूटी अगर स्टूडेंट्स के लेवल पे, तो उसका एक इम्पैक्ट होगा। और वो जो 82% है जो ओवरऑल हमारा मतलब सभी के सभी हम ऐसा बिहेव करने लगे हैं, तो नेचुरली हमें कहीं एजुकेटिव एक पैटर्न की तरफ ध्यान पड़े, प्राइमरी कॉजेज उसके देखने हमें जरूरी है। सर, अभी आपने लाइसेंस की बात की, एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि कई बार जैसा कि हम इस रिपोर्ट में भी देख रहे हैं और आप आए दिन अपने अगल बगल भी देखते रहते हैं कि बहुत सारे लोग नहीं चलाना जानते हैं, उसके बावजूद उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। पहला इशू। दूसरा, इस पे मधुसूदन जी भी ज़्यादा बेहतर प्रकाश डाल पाएंगे कि आजकल गाड़ियाँ भी ऐसी होती हैं कि उनकी जो स्पीड लिमिट है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जो हमारी यंग जनरेशन है उन्हें उस पर कंट्रोल ही नहीं रहता, तो दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा डेडली हो जाता है फिर। जी मुक्ता जी, आपने सही कहा। जो WHO का आपने जो रेफरेंस दिया कि उसको मैं थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हम बढ़ाते हैं तो 3% रिस्क हमारा बढ़ता है। तो नेचुरली स्पीडिंग तो बहुत रिस्की बिहेवियर है ही, और अगर स्पीडिंग के साथ में अगर ड्रिंक एंड ड्राइव भी अगर जुड़ जाती है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा रोड सेफ्टी के लिए हैजार्ड रोड पे हो ही नहीं सकता। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस बेशक क्योंकि हम उनके साथ मिलकर काम भी करते रहते हैं, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो बार, रेस्टोरेंट्स और क्लब्स हैं, इनके साथ भी एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट होना चाहिए। और जो वाइन शॉप्स वगैरह होती हैं, तो डिलीवरी देते वक्त कम से कम ये तो देखें कि जिनको वो वाइन सर्व कर रहे हैं एटलीस्ट वो खुद सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं या क्या उनके पास ड्राइवर की व्यवस्था है कि नहीं है, क्या वो कैब की व्यवस्था कर सकते हैं। तो पैरेलली बहुत सारे इनिशिएटिव्स ट्रैफिक पुलिस को लेने पड़ेंगे। डेफिनेटली मैं राजेंद्र जी से एग्री करता हूँ कि एक मास इश्यू है, 80% लोग जब ऐसा कह रहे हैं तो एनफोर्समेंट भी होना चाहिए, इफेक्टिव एनफोर्समेंट तो होना ही चाहिए, कोवर्ट एंड ओवर्ट दोनों टाइप के जो है एनफोर्समेंट होना चाहिए। साथ में ये समझाइश भी इसके साथ बहुत जरूरी है। नहीं, जैसा राजेंद्र जी ने भी कहा, ये बात सही है कि इसमें पहले तो सेल्फ रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसकी सीख हमें स्कूल से ही इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। लेकिन फिर भी जैसा हम दिल्ली में देख रहे हैं, अगर आप इस मौसम की बात करिए, हम फेस्टिवल्स की बात कर रहे थे या सेलिब्रेशन की बात कर रहे थे, ठंड का मौसम रहता है, अगर दिन में भी जो लोग नशा करके गाड़ी चलाते हैं तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? पुलिस जो है, रात में तो हम सारे प्रोविजंस करते हैं, हम ब्रेथ एनालाइजर भी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट देख के लग रहा है कि वो डर जो है काफ़ी नहीं है लोगों में। तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि लोगों में एक डर भी रहे और अवेयरनेस भी क्रिएट हो? मैम, इसके लिए डर तो ऑलरेडी जो MBA 2019 है उसके में नए अच्छे बहुत ही प्रगाढ़ प्रोविजंस उसमें डाले गए हैं। जो ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए 10,000 पेनल्टी और 6 मंथ्स का जो है उसमें जेल का प्रावधान भी है। तो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस तो ऑलरेडी हैं, पर उनका एनफोर्समेंट नहीं होगा, लोगों में डर नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि उससे बेखौफ होकर लोग चलाएंगे। और डेफिनेटली जो ITS की आप राजेंद्र जी बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, मुझे लगता है कि वो भी ड्रिंक एंड ड्राइव में तो वो भी ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। वो कैसे पहचानेगा कि एक पर्टिकुलर जो है ड्राइवर है वो ड्रिंक किया हुआ है या नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम, ड्रिंक एंड ड्राइव के अलावा रेगुलर हमारे यहाँ पे ड्रग एंड ड्राइव भी बहुत होता है, उसमें रेगुलेशंस का ज्यादा बना, क्योंकि जब ये कानून बन रहा था तो हमने बहुत सारे सुझाव दिए, लेकिन उसका प्रैक्टिकलिटी इसलिए नजर नहीं आ रही थी क्योंकि ड्रग्स का पैटर्न ऐसा है कि हर एक स्टेट में चेंज होता रहता है, उसको टेस्ट करने का मैकेनिज्म भी हमारे इंडिया में नहीं है। तो रेगुलेशन इश्यूज भी है, एनफोर्समेंट इश्यूज भी है, सेल्फ रेगुलेशन का इश्यू भी है। और मुझे लगता है कि ट्रैफिक पुलिस को जो है ट्रैफिक चेक पॉइंट्स पे जो है इनको चेक बढ़ाना पड़ेगा और निरीक्षण बढ़ाना पड़ेगा, वही एक इसका एकमात्र साधन हो सकता है। राजेंद्र जी, आपको लगता है कि जो 5,000 10,000 जो हम पेनल्टी लेते हैं, क्या वो काफ़ी है इसके लिए? क्या लोगों में इसका डर आपको नज़र आ रहा है? चालान कटने से भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपके हिसाब से क्या ऐसा करना चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट हो और एक डर भी रहे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरे खिलाफ ये कार्रवाई होगी? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम ड्रिंक एंड ड्राइविंग का जो है इशू इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये ना केवल अपने लिए डेंजरस है बल्कि दूसरों के लिए भी, जो चाहे वो पैदल चलने वाले हैं या कोई और छोटे व्हीकल्स पे चलने वाले, उनके लिए भी खतरनाक है।
तो ये बहुत बड़ा इशू है, छोटा इशू नहीं है कि आप ड्रिंक करके ना केवल अपनी लाइफ, दूसरों की लाइफ को खराब कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि एनफोर्समेंट एक लिमिटेड उसका एक रोल है, लिमिटेड आप जो है चाहे कितना भी आप पनिशमेंट बढ़ा लें, चाहे कितना भी आप वो चीज़ें कर लें, वो एक लिमिटेड स्कोप रहेगा। आप 5 से 10% उसमें रिड्यूस कर पाओगे। ये बात फैक्ट है कि अगर पनिशमेंट बढ़ेगा और फाइन बढ़ेगा तो उसमें 5 से 10% आपका जरूरी बात है उसमें रिड्यूस होगा। लेकिन ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस तक ही सीमित नहीं है। उसके अंदर सोसाइटी का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है जो उन चीज़ों को ख़त्म करे। जैसे फैमिली के अंदर जब आदमी किसी को भी हम गाड़ी देते हैं, चाहे वो 18 साल से बच्चे के दें या किसी को भी दें, तो एक फैमिली का भी रोल आ जाता है कि भाई इसको बच्चा, पेरेंट्स जो है इसको गाड़ी को दे या ना दे। जब ये शराब पीता है या जाके ये शराब पीने का आदी है तो उसको गाड़ी ना दी जाए, तो ये एजुकेशन जो है उस तक पहुँचे। दूसरी बात ये है कि आप जो है चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मतलब एक एक्सेसिव उसमें नहीं ले सकते कि आप जो है पनिशमेंट 50,000 कर देंगे, तब भी वहाँ पनिशमेंट इतना नहीं है। बाहर जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ पनिशमेंट ऐसा सभी के ज़्यादा है पनिशमेंट, लेकिन ओवरऑल दूसरे ऑफेंस के भी उतना ही पनिशमेंट है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली ड्रिंक एंड ड्राइविंग के लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस वहाँ पर किए हुए हैं। वो नेचुरली आदमी ये सोचता है कि यार मुझे जो है इस रेड लाइट पे, चाहे रात को कितनी भी देर रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी रहे, वो अपने आप ही सेल्फ रेगुलेशन अपने आप ही नहीं चलाएगा, चाहे ट्रैफिक कॉप हो या ना हो। तो ये प्रॉब्लम एक एजुकेशन की, एक अवेयरनेस की है जो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अवेयरनेस गवर्नमेंट के लेवल पे भी हो, अवेयरनेस जो है स्कूल्स के लेवल पे भी हो, अवेयरनेस फैमिली के लेवल पे भी हो, और अवेयरनेस रोड्स पे भी हो। बच्चे, स्कूल्स के बच्चे आके किसी रेड लाइट पे या कुछ भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो अगर उस ढंग की अवेयरनेस ली जाएगी और फिर साथ के साथ एक जो है एनफोर्समेंट भी पुलिस की तरफ से हो, तो ये सारा एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट इस पे जरूर पड़ेगा। अदरवाइज आज ये 82 है, हो सकता है थोड़े दिन के अंदर 100% भी इसके रिजल्ट्स आने लग जाएं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एनफोर्समेंट से ये मानना कि वो रोक पाएंगे हम। बिल्कुल सर, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि हम सिस्टम और पुलिस को हर चीज़ के लिए दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जैसे बोला कि परिवार और समाज भी इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन अगर आप देखिए कैट का अगर सर्वे देखें और अगर ये जो दावा कर रहे हैं कि 70% से ज़्यादा लोग बिना टेस्ट के लाइसेंस हासिल कर लेते हैं, तो ये कैसे संभव है? इसमें ये जरूरी है कि जो पहले के लाइसेंस होल्डर्स हैं, मतलब जो आज से जब से डिजिटल नहीं हुआ, जब से अभी रिसेंटली ये नया एक्ट आने के बाद जो टेस्ट वगैरह लाइसेंस का जो है सिस्टम, ये बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया और अच्छा हो गया। लेकिन जो पहले के लाइसेंस इश्यूज हैं हमारे पास और वो पुराने जो लाइसेंस में अब भी चल रहे हैं, वो हो सकता है ना तो वो स्कूल का एक प्रॉपर एक ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल के अंदर अगर 15 दिन की प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद लाइसेंस दिया जाए और लाइसेंस की भी एक कैटेगरी बनाई जाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद दिया जाए। और ये ऑफेंस जो है, अगर आप शराब पी के अगर कोई एक्सीडेंट करते हो तो इसका मतलब ये एक कल्पेबल होमिसाइड्स पे लिया जाए। जैसे नया एक्ट आएगा तो उसमें जो है एक स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस जरूर किए गए हैं। लेकिन मेरा मानना, जब लड़का अगर शराब पी के या कोई भी आदमी शराब पी के चलाता है तो उसको पता है कि मैं डेफिनेटली इसमें एक्सीडेंट करूंगा, तो ये इट इज नॉट एन ऑफेंस ऑफ रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, बट इट इज एन ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। काफी साल पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि दिल्ली में 50% से ज्यादा कैब ड्राइवर्स जो हैं वो नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं। अगर आप ऐसी स्थिति में फंसिए तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, मैं एयरपोर्ट से आ रही थी और मुझे लगा कि ड्राइवर अपने होश में नहीं है, कुछ गाड़ी अजीब सी चल रही थी। मैंने पूछा तो उसने बोला नहीं, मैं रात भर सोया नहीं था, लेकिन मुझे शक था कि शायद वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहा है। ऐसी स्थिति में अगर कोई फंसता है तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में सबसे पहली बात तो ये है कि इमीडिएटली उसकी गाड़ी को रुकवा के और वो गाड़ी तो छोड़ दें, कम से कम उसी टाइम उतर जाएं, चाहे जहां से भी बुक की है और जहां बुक की है उसकी कंप्लेंट करें, जिससे वो एग्रीगेटर जो है उसको आगे नौकरी पे ना रखे। और तीसरा, 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को ही बताएं कि ये गाड़ी नंबर है और ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करे। ये तो एक टेम्परेरी जो है हमारे इश्यूज हैं जो हम इस ढंग से डील करते हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपने सुना, ये मुद्दा कोई आम मुद्दा नहीं है। हर दिन हम और आप जैसे लोग इससे रूबरू होते हैं। तो इस पर हमारी राय ये है कि कैट का सर्वे दिल्ली वालों को डराने वाला है, चेतावनी देने वाला है। पुलिस और सिस्टम को ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए नए सिरे से काम करने की जरूरत है, जो नशे में गाड़ी चलाते हैं और अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डालते हैं।
आखिर दिल्ली एनसीआर आवासीय इलाका है, देश की राजधानी है, यहाँ दफ्तर है, स्कूल है, बाजार है। दिल्ली की सड़कें कोई एक्सप्रेसवे नहीं है। आजकल पुलिस की मुस्तैदी बढ़ी है, ऑनलाइन चालान हो रहे हैं, जगह जगह कैमरे लगे हैं, ट्रैफिक पुलिस की तैनाती भी बढ़ी है। लेकिन ड्रंकन ड्राइविंग की ये समस्या सिर्फ पुलिस दूर नहीं कर सकती है। इस बारे में गाड़ी चलाने वालों को खुद भी सोचने की जरूरत है। तो फिलहाल आज के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।